ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सम्मन भेज दिया है। अभिषेक को कोयला घोटाले में 6 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया, जबकि उनकी पत्नी रुजिरा को 1 सितंबर को पेश होना है। तो ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी पत्नी पर एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस रहा है और कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करेगा। उनकी पत्नी भी जबरदस्त विवादों में आई थी, उनके नाम सामने आया था और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव के वक्त भी, बंगाल चुनाव के पहले भी दोनों पर शिकंजा कसा था। एक बार सीबीआई की पूछताछ भी हुई थी। सीधे हम लिए चलते हैं, मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, दोनों पति पत्नी को बुलाया है, अभिषेक और उनकी पत्नी को। यह कितना गंभीर मामला है, किस तरह से यहां पर फंसते हुए अभिषेक और उनकी पत्नी नजर आ रही हैं? मुनीश जी देखिए सईद, सबसे पहले तो ये बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 6 सितंबर को अभिषेक बनर्जी को बुलाया है और उसके अलावा रुजिरा जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है उनको सितंबर 1 तारीख को बुलाया हुआ है। इसके अलावा 3 और लोग हैं जिसमें कि अभिषेक बनर्जी के वकील और 2 पुलिस के अधिकारी, इनको भी सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब मामला कितना गंभीर है देखिए, कुल मिलाकर जो ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से जो कोयला की चोरी हो रही थी उसमें क्या पैसे राजनेताओं तक पहुंच रहे थे कि नहीं पहुंच रहे थे। ईडी का साफ तौर पे ये दावा है कि 3 उनको बड़े सबूत इसमें मिले हैं। सबसे पहला सबूत उनको ये मिला हुआ है कि अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से संबंधित 2 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि लगभग 4.5 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी है उनका विदेश में एक बैंक अकाउंट है, उसमें भी पैसे मिलते हैं। और इसके अलावा जो प्रोटेक्शन मनी थी, वेस्ट बंगाल में प्रोटेक्शन मनी का एक चलन है, प्रोटेक्शन मनी जो था वो अभिषेक बनर्जी से संबंधित लोगों तक पहुंचाया गया था, जिसमें कि वेस्ट बंगाल के पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ईडी लगातार लोगों से पूछताछ कर रही थी और उनका दावा है कि हाल ही में जो उन्हें सबूत मिले उसके आधार पर उन्होंने अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को समन किया हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए सईद, इस पूरे समन के बाद में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, क्योंकि हमने देखा है पहले कैसे ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार को इस मामले को लेकर कटघरे में खड़ा किया हुआ है। लगातार सवाल किए हुए हैं कि दरअसल ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए नरेंद्र मोदी सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का सहारा लेते हैं। लेकिन ईडी का कहना है कि साफ तौर पर सबूतों के मिलने के बाद में इनको समन किया गया है। टीएमसी की तरफ से रिएक्शन भी आ गया और उन्होंने कहा है कि ये एक पॉलिटिकल वायलेंस है और ईडी या सीबीआई से जो टीएमसी है या टीएमसी के नेता हैं अभिषेक बनर्जी हैं वो इससे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो विवादों का सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहेगा कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर। ठीक है मनीष, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए हम इंद्रजीत कुंडू के पास चलते हैं। इंद्रजीत, इस बुलावे के बाद जो ईडी ने समन भेजा है, टीएमसी और बीजेपी के रिश्ते क्या बंगाल में और तल्ख होंगे? अगर हां तो किस तरह से? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि एक और नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जंग का बीजेपी और तृणमूल के बीच में, और उसका शुरुआत भी हो चुकी है क्योंकि कुछ देर पहले तृणमूल कांग्रेस के महासचिव रहे और राज्य में मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी, उनको ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि ये एक राजनीतिक हिंसा की सिलसिला है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और इसीलिए अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है ताकि उसको राजनीतिक तौर पे किसी ना किसी तरह पे उनको कॉर्नर किया जा सके। यही कारण है कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। और आपको याद होगा इससे पहले जब अभिषेक बनर्जी के घर पे सीबीआई ने छापा मारा था, क्योंकि तब उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ करनी थी, तब ममता बनर्जी खुद चले गए थे अभिषेक बनर्जी के घर में। और इस बात देखना लाजमी रहेगा कि क्या होता है, क्या अभिषेक बनर्जी और उनके पत्नी खुद जाते हैं ईडी के दफ्तर दिल्ली में और सवाल जो है, जितने भी सवाल हैं उनका सामना करते हैं। बहुत धन्यवाद इंद्रजीत और मुनीश पांडे। इंद्रजीत कुंडू हमारे दोनों संवाददाता जानकारी दे रहे थे। ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी नेता सांसद अभिषेक बनर्जी जो हैं वो अब मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुख अब आइए करते हैं पंजाब का।
पंजाब कांग्रेस में गले को लेकर आक्रमण सीधे दिल्ली तक होता है। तनातनी पर हरीश रावत ने राहुल गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हरीश रावत कल ही सोनिया को रिपोर्ट सौंप चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी पक्ष अब साथ होंगे, लेकिन कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। सिद्धू ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दे रहे हैं तो कैप्टन शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस बीच हरीश रावत देहरादून से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि मैं ध्यान उत्तराखंड पर देना चाहता हूं। सुनिए। मैंने जो स्थिति है, जो बातें आई हैं मेरे तक, जो बातें उठी हैं, वो सब बातें उनके सामने रखी हैं। उनको ब्रीफ नहीं, उसमें ये बहुत ब्रीफ मीटिंग थी, बहुत ब्रीफ मीटिंग थी। हैज सम वेरी बिजी शेड्यूल। उनका कुछ और मीटिंगें पहले से फिक्स थी, तो मैं उसके बीच में कूद पड़ा, तो इसलिए मैंने अपना जो है एक 4-5 मिनट में जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो पूरा कर दिया। उनको कह रहे थे कि पंजाब का प्रभारी अब आपको नहीं रहना, क्या इस बात से भी राहुल गांधी को अवगत कराया आपने? नहीं, ये तो मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से मजाक में कहा। मैंने कहा मैं ये सोचा था कि हम उत्तराखंड पर कंसंट्रेट करूंगा और तुम लोग मेरी नौकरी के पीरियड मैंने कहा और बढ़ा दिए हो। मुझको जब तक कहेंगे काम करो तब तक मैं काम करता रहूंगा। घमासान सिद्धू के बयान पर भी है। सिद्धू ने कहा कि उनकी नहीं चलेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बयान पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करके सिद्धू के साथ साथ राहुल गांधी से भी सवाल किया। उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सुनिए। मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 10ਵੀਂ ਘੋੜਾ ਬਣ के कोई फायदा नहीं। मैं अपनी पार्टी अध्यक्ष हूँ, हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? ऐसा नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है, जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। पंजाब में कांग्रेस के गले पर बाकी दल भी अब खूब खबर ले रहे हैं। वैसे भी ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਲਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚ ਵੀ ਬੇਤਕਲਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। सब अच्छा है। कल मीटिंग भी हुई, 55 विधायक 55 आए। हाँ, उसको लगता है कि शक्ति प्रदर्शन नहीं, कोई शक्ति, मैं फिर कहना है सब अच्छा है। ये कुदरती है, जब इलेक्शन आती है तो नई पार्टियां बनती हैं, उसमें कशमकश भी होती है और एक दूसरी पार्टी में एक दूसरे बदलते भी हैं, जाते भी हैं, आते भी हैं। ये चलता रहेगा। यही इनमें हो रही है कि पावर किसको मिले, सिद्धू को मिले या कैप्टन को मिले। ये लड़ाई तो उनकी ये है कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो किसको पावर मिले, लेकिन बनती है कि नहीं बनती है तो भक्ति बताएगा ना, ये तो लोगों के हाथ में है। आइए इस वक्त सीधे दिल्ली में मौजूद हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल के पास आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या, सिद्धू और कैप्टन की जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें क्या हरीश रावत की सोनिया और राहुल गांधी की रिपोर्ट कुछ काम कर पाएगी?
देखिए, ये काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और जिस तरीके का रायता कांग्रेस पार्टी में इस समय फैल गया है, ऐसा लग रहा है कि जो गांधी परिवार है उन्हें इसे समेटने में काफी समय लग जाएगा। एक तरफ है अमरिंदर सिंह जिनके पीछे सोनिया गांधी खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ है सिद्धू जिनके पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़े हुए हैं। तो ये देखने की बात है कि फाइनल जो जिसे कहते हैं कि आखिरी बात किसकी रखी जाएगी, इसके अंदर समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत कह रहे हैं कि अब मैं दूसरे स्टेट की तरफ देखना चाह रहा हूं, इससे ये साफ जाहिर है सईद कि कितनी ज्यादा गहमा गहमी इस समय पंजाब में चल रही है। और अगर बात करें चुनाव की तो वो भी ज्यादा दूर अब नहीं है सईद। बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या, बहुत धन्यवाद आपका। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रही थी। पंजाब कांग्रेस में कलह मची हुई है। पहले बंगाल की खबर हमने आपको दिखाई, उसके बाद पंजाब। अब आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में चुनाव से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई। चुनाव से पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी अपने बेटे मन्नू अंसारी के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। मोहम्मदाबाद विधानसभा से 2 बार के विधायक रह चुके हैं सिबकतुल्लाह। समर्थकों के साथ गाजीपुर से लखनऊ पहुंचे। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान अंबिका चौधरी ने फिर से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। घर वापसी के बाद अंबिका चौधरी भावुक हो गए, रोने लगे। अखिलेश ने दिलासा दिया, कहा न जाने क्यों कुछ रिश्ते यूं ही टूट जाते हैं। मेरे लिए आज का दिन मेरे पुनर्जन्म की तरह से है। हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके पूर्व अपनी एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि एक अभिलाषा है मन में, बहुत उत्कट अभिलाषा है जो प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिल में है, वो मेरे मन में भी है। और आज उसी अभिलाषा को अपना संकल्प बनाना चाहता हूं कि 2022 हम माननीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लोगों के शामिल होने का सिलसिला शुरू हुआ तो विपक्ष अचानक से एक्टिव हो गया। देखिए, अखिलेश यादव ने 2016 से चुनाव से पहले कहा था कि तमाम लोगों को मना किया था, अंसारी बंधु जो शामिल होने जा रहे थे उनका विरोध किया था। अब लेकिन उनसे दोस्ती हो गई है, कैसे देख रहे हैं? सर, समाजवादी पार्टी की सत्ता की छटपटाहट ये बता रही है कि न उनके पास कोई नीति है, न कोई एजेंडा है, न ही कोई ऐसा उनका आचरण है जो स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश के जनमानस को स्वीकार्य हो। जब जब उनकी सरकार रही, उन्होंने अराजकता को, गुंडई को बढ़ावा देने का काम किया। आप जानते हैं कि जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, सामान्य जनमानस उनसे किस प्रकार का भय खाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। हमारी सरकार ने ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं, कानून से खिलवाड़ करते हैं, किसी भी प्रकार से छूट नहीं दी है। हमने उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की है और ऐसी कार्रवाई की कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक लेसन हो। सर, लेकिन चुनाव सिर पर है और पूर्वांचल में अगर कहा जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जो राजनीतिक गणित, जो लोग गणितज्ञ बता रहे हैं, पंडित बताते हैं कि वहां पर अंसारी बंधुओं का दबदबा है। तो अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे तो बीजेपी के पास इसका कोई काउंटर प्लान है कि वो कैसे निपटेंगे? दरअसल 2014 में भी और 2017 में भी और 2019 में भी सभी लोगों के दबदबे को उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से समाप्त किया। और आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश से सीधे गुजरात। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे देश में हिंदुओं का बहुमत है तब तक कानून है। हिंदू अल्पसंख्यक में आए तो न कानून बचेगा न संविधान होगा। ये बयान नितिन पटेल ने दिया जिसकी आलोचना हो रही है। वस्ती વધતી જાય છે। પહેલા 35 કરોડ હતી આઝાદી વખતે, હવે 135 કરોડ થઈ। આ બધામાં બધું વધતું જાય છે। खूब सुंदर रीते सुरेन्द्रजीए कह્યું કે આ બધું ક્યારે મેં પણ એક સભામાં કહેલું અમદાવાદમાં આપણી સભામાં કે આ તરે કેટલાક કહેવાતા લોકો બંધારણની વાત કરે છે,
બિન સાંપ્રદાયિકતાની વાત કરે છે, પણ હું તમને કહી દઉં, આ વિડીયો ઉતારી લેજો. આપણે હૈયક ના આવીએ, પણ મારા શબ્દો લખી લેજો. જ્યાં સુધી આ દેશમાં હિન્દુઓની બહુમતી છે ત્યાં સુધી जिस चिनूक हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को ढेर किया गया, वो चिनूक बिहार में निढाल पड़ा है. इमरजेंसी लैंडिंग के 4 दिन बाद भी चिनूक टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है. जोर लगा कि हईशा 3 ट्रैक्टर ने पूरा जोर लगाया, पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन विशालकाय हेलीकॉप्टर चिनूक टस से मस नहीं हुआ, 1 इंच भी नहीं खिसका. निढाल पड़े अमेरिका में बने आधुनिक हेलीकॉप्टर चिनूक की ये हाल बिहार के बक्सर में है. 25 अगस्त को तकनीकी खराबी के कारण इस चिनूक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. तभी चिनूक हेलीकॉप्टर कीचड़ में फंस गया. हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए काफी कोशिश की गई. आज स्थानीय लोगों से 3 ट्रैक्टर मंगाए गए. तीनों ने एक साथ हेलीकॉप्टर को खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. देसी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर साजो सामान के साथ आए वायुसेना के इंजीनियर भी इसे दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक टेक ऑफ नहीं करवा पाए. दुनिया के नंबर 1 आतंकी ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन में लगाए गए चिनूक पर यहाँ कोई दाव काम नहीं आ रहा. बुधवार शाम को इलाहाबाद से बिहटा की उड़ान के दौरान चिनूक के पंखे से चिंगारी निकलने लगी. आनन फानन में इसे बक्सर के रायपुर ब्लॉक के मणिकपुर हाई स्कूल में उतारा गया. मैदान में पानी होने के कारण भारी भरकम हेलीकॉप्टर का पहिया जमीन में धंस गया, लेकिन वायुसेना के सभी अधिकारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया. 10 टन वजन वाला चिनूक आपदा में काम आता है. दूर दराज और दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन में लगाया जाता है, लेकिन इस चिनूक को खुद मदद की दरकार है ताकि फिर से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सके. पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर, आज तक. बीएमसी के अनुसार मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर आना तय है. अगले महीने भी तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, लेकिन राहत की बात सिर्फ यह है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी. लेकिन सितंबर में आने वाले त्योहारों ने बीएमसी की चिंता को अब और बढ़ा दिया है. मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में एक्टिव केस की संख्या 91,000 तक पहुंच गई थी. इसे सबक लेते हुए महाराष्ट्र सरकार मई जून से ही लगातार कह रही है कि वो तीसरी लहर के लिए तैयारी में जुटी है. जानकारों की माने तो त्योहारों और रिवर्स माइग्रेशन के चलते मुंबई में अगले महीने ही तीसरी लहर आने की आशंका है. सितंबर में 10 दिन चलने वाला त्योहार गणेशोत्सव आ रहा है. 2020 में भी सितंबर में गणेशोत्सव के बाद कोरोना के मामले काफी बढ़ गए थे. इसके अलावा दूसरी लहर के बाद जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए थे, वो आने वाले हफ्तों में तेजी से वापस लौटेंगे. पर सरकार को उम्मीद है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह भयानक नहीं होगी और कोरोना के मामले पहली और दूसरी लहर के बीच आएंगे. माननीय मुख्यमंत्री जी और हम राज्य का जो टास्क फोर्स है जो गाइड करता है एपिडेमिक में, वह टास्क फोर्स और हमारे स्वास्थ्य विभाग के हमारे सचिव, ये सभी लोग उनके सामने जो चित्र है वो रखेंगे और उसके बाद यह जरूर एक अंदाज व्यक्त किया गया है कि निश्चित तौर पर जो फेस्टिवल सीजन है उसके बाद जरूर संक्रमण की चांसेस बहुत ज्यादा है और तब वो थर्ड वेव का अंदाज जो व्यक्त किया गया है. तीसरी लहर में कम केस आने की जो संभावना जताई जा रही है, उसके पीछे बड़ा कारक है वैक्सीनेशन, जो पहली लहर में तो था ही नहीं और दूसरी लहर के दौरान भी बहुत सीमित था. इस समय मुंबई में 73% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 25% लोगों को दोनों डोज.
बीएमसी प्लान कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज देने के लिए हफ्ते के कुछ दिन दूसरी डोज के लिए रिजर्व रखे। उधर मुंबई के कांदिवली की एक सोसाइटी में कोरोना के 17 संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 17 मामलों में से 10 मरीज ठीक हो चुके हैं, 2 अस्पताल में भर्ती हैं। उस सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कांदिवली के निवासियों के लिए एक और चिंता की बात यह है कि बीएमसी को इलाके में 5 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले भी मिले हैं, जिनमें से 4 कांदिवली ईस्ट के और 1 वेस्ट का है। जिन भी बिल्डिंगों से डेल्टा प्लस मामले मिले हैं उन्हें भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई के एक बोर्डिंग स्कूल के 22 छात्र पॉजिटिव मिले हैं। बीएमसी ने स्कूल को सील कर दिया है। मुंबई आगरीपाड़ा में अनाथ आश्रम के 22 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। सरकार की तरफ से इस तरह के जो ऑर्फनेज हैं वहाँ पे समय समय पर RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। बच्चे पॉजिटिव निकले हैं, निश्चित रूप से उनका इलाज कराया जाएगा। और इस तरह से केसेस का आना लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सरकार नियम बना रही है, जिस तरह से सरकार लोगों को चाहती है कि सहयोग करे, अगर लोगों ने सहयोग किया तो हमें लगता है इससे कोविड से लोगों को जल्द राहत मिल पाएगी। महाराष्ट्र में लगातार 2 दिन कोरोना के मामले अब 5000 से ऊपर आए हैं, जो लगभग 1 हफ्ते बाद हुआ है। बुधवार को 5031 केस आए, जबकि गुरुवार को 5108 केस आए। यही हाल मुंबई का है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी बढ़कर केस आए। मुंबई में 397 केस दर्ज हुए, जो अगस्त महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 10 दिन पहले 195 केस आए थे। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 50,000 से ऊपर हैं। पुणे रीजन के बाद MMR में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र ने बहुत कुछ झेला है। स्वास्थ्य अधिकारी आगाह कर रहे हैं कि दूसरी लहर से बाहर आ जाने के बाद लोग कोविड प्रोटोकॉल को फिर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार और शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। स्कूल्स के खुलने के बाद बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इस महीने के अंत में स्कूलों के सभी टीचर्स और बाकी स्टाफ का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करवाया जाएगा और इसके लिए सरकार वैक्सीन की 2 करोड़ अतिरिक्त डोजेज स्कूल्स को मुहैया कराएगी। इस महीने के आखिर से टीचर्स और स्कूल के बाकी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर शुरू हो जाएगा। स्कूलों के खुलने और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच सरकार ने ये फैसला किया है। इसके लिए वैक्सीन की 2 करोड़ अतिरिक्त खुराक मुहैया कराई जाएगी। जानकार भी लगातार ये सुझाव दे रहे हैं कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए स्कूल के स्टाफ का वैक्सीनेशन किया जाना बेहद जरूरी है। वयस्कों को टीका मिलने लगा है, तो अगर स्कूल खोले जाते हैं और उनके चारों तरफ एक सुरक्षा का आवरण बनाया जाता है, उस आवरण में माँ बाप और परिवार के अन्य लोग उनको टीका लग चुका हुआ हो, इसी तरीके से स्कूल के टीचर्स, बाकी कर्मचारी, ड्राइवर वगैरह को भी अगर टीका लग चुका होता है, तो ऐसी स्थिति में स्कूल खोलने में कोई भी समस्या नहीं है। दूसरी लहर के कम होने से कई राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर के आने की आशंका के बीच ये फैसला गलत होने का भी डर बना हुआ है। जानकारों ने लगातार इस बारे में आगाह किया है कि जब तक स्कूल के हर स्टाफ का वैक्सीनेशन ना हो जाए, तब तक बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए। तीसरी लहर को लेकर कई रिपोर्ट्स में बच्चों में संक्रमण फैलने का अंदेशा भी जताया गया है। ऐसे में सावधानी जरूरी है और बच्चों की वैक्सीन आने पर उनका भी टीकाकरण तेजी से करना भी जरूरी है। वैक्सीन हम लगातार लोगों को बड़ी संख्या में लगा रहे हैं और अब हमारा प्रयास ये है कि जो स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, उनके जो शिक्षक हैं या शिक्षणेतर कर्मचारी हैं या उनके परिवहन से संबंधित स्टाफ है, उन सब का भी वैक्सीनेशन प्राथमिकता पर हो जाए। और इसके लिए बहुत पहले से तैयारी की जा रही थी। प्रदेश में शिक्षकों का वैक्सीनेशन बहुत पहले से किया जा रहा था। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।